नमस्कार बच्चों, आज का बेटा हमारा विषय है कविता चंद्रगहना से लौटती बेर। ठीक है, यहाँ कवि चंद्रगहना नामक गांव से वापस लौटे हैं देख करके, उसका वर्णन यहाँ कवि ने किया है। इस कविता में बेटा बताया क्या है, ये कवि पहले तो ये देखिए आप, इस कविता के रचयिता कौन है, कवि कौन है यहाँ, केदारनाथ अग्रवाल। बेटा उसने प्रकृति के सारे वर्णन जो चित्र देखे हैं, जहाँ खेत खलियान है, उन सब का वर्णन यहाँ किया गया है। कविता में क्या बताया है, सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देख आया चंद्रगहना, देखता हूँ दृश्य अब मैं। बेटा यहाँ कवि क्या कहते हैं कि मैं चंद्रगहना से गांव को देखकर आया हूँ, वहाँ के नज़ारे में देख रहा हूँ कि मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। मैं वहाँ के प्राकृतिक नज़ारों को देखने के लिए, यानी खेतों को देखने के लिए उस खेत की मेड़ पर अकेला बैठा हुआ हूँ। एक बीते के बराबर, बीता होता बेटा बिल्कुल छोटा सा होता है। यह हरा ठिगना चना है। बेटा वहाँ खेत में जो है एक चने का पौधा है जो बहुत ही ठिगना होता बेटा, छोटा नाटा। एक चने का पौधा है जो बहुत ही छोटा है। बांधे मुरेठा शीश पर, मुरेठा शीश पर, मुरेठा होता बेटा साफा, ठीक है ना, जो सिर पर पगड़ी वगैरह बांधते हैं, वो अपने सिर पर पगड़ी साफा बांधे हुए बैठा। शीश होता है सिर। छोटे गुलाबी फूल का, अब उसके साफे का रंग कैसा है, गुलाबी रंग का। बेटा चने के पौधे का रंग है हरा, ठीक है, और उस पर गुलाबी गुलाबी फूल खिले हुए हैं। गुलाबी फूलों को वो अपने गुलाबी रंग का साफा बताता है और हरे रंग के अपने वस्त्र बताता है। यानी चने के पौधे का रंग हरा है और चने के पौधे पर जो फूल लगे हुए हैं वो गुलाबी हैं, तो गुलाबी उसने अपना साफा बताया है। वो अपने सिर पर गुलाबी रंग का, हरे वस्त्रों पर गुलाबी रंग का साफा बांधे हुए है, अर्थात चने के पौधे का रंग हरा है और उसने जो फूल रूपी, गुलाबी फूल रूपी साफा अपने सिर पर बांधा हुआ है, यानी पगड़ी बांधी हुई है। सजकर खड़ा है, पास सजकर खड़ा है, वो हरे रंग के वस्त्रों पर गुलाबी रंग का साफा बांधे हुए ऐसे सजा धजा खड़ा है मानो क्या हो, जैसे वो शादी करने के लिए दूल्हा सज धज कर तैयार होता है, वैसे ही यहाँ बेटा मानवीकरण अलंकार है। हरे रंग के पौधे को एक दूल्हे के समान बताया है, यानी दूल्हे की तरह हरे रंग के वस्त्र और गुलाबी रंग का साफा बांधे हुए ऐसे सज धज कर खड़ा है मानो दूल्हा विवाह करने के लिए जा रहा हो। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी अठीली। बेटा अलसी का पौधा, अठीला होता जिद्दी, अलसी होती है, अलसी का पौधा होता बहुत ही नाजुक कमजोर सा, ठीक है। तो वो जो है एक अलसी के पौधे, अलसी का जो पौधा वो चने के पौधे के साथ में उगा हुआ है। इधर चने और बीच में जो है एक अलसी का पौधा उगा हुआ है, जिसको बार बार काटने से वो फिर उग जाती है, इसलिए उसको अठीली कहते हैं। अलसी को अठीली क्यों कहा गया, क्योंकि जब हम खेत में देखते हैं ना, कूड़े कचरे को निकालते हैं ना फसल में से, तो बार बार अलसी के पौधे को निकाला जाता है और वो अठीली है, जिद्दी स्वभाव की है, फिर वहीं पर आकर के उग जाती है। देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। बेटा ये अलसी की विशेषताएं बताई हैं, ध्यान देंगे सभी बच्चे। अलसी की क्या विशेषताएं हैं, देह की पतली है, यानी अलसी जो पौधा है वो बहुत ही मैंने बताया था शरीर से कमज़ोर होता है, दुबला पतला होता है, वह शरीर से बिल्कुल दुबला पतला कमज़ोर है। कमर की लचीली, उसकी कमर पतली लचकदार है, पतली कमर है, लचकदार है, यानी उसका जो तना है वो बहुत ही पतला होता है, इधर उधर गिरता चला जाता है। नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर। अब अलसी के पौधे पर आते हैं बेटा नीले रंग के फूल, जैसे चने पर गुलाबी आते हैं ना, वैसे अलसी पर नीले रंग का फूल आता है। तो नीले रंग का फूल अपने सिर पर चढ़ाकर, उसके अलसी के पौधे पर नीले रंग के फूल हैं। अब सिर कौन सा है, वही जहाँ अलसी के पौधे का फूल होता है उसी को उसने सिर बताया है। और
जो अलसी का पौधा नीले रंग का फूल है वो बेटा अलसी का नीला दुपट्टा बताया। ठीक है, ऐसा लग रहा है मानो वो नीला दुपट्टा ओढ़ रही हो, मानवीकरण अलंकार है। ऐसा लग रहा है जैसे वहाँ अलसी के पौधे ने नीले रंग की चुन्नी ओढ़ रखी हो, अपने सिर पर जो फूल है वो नीले रंग का दुपट्टा बताया है। कह रही है जो छुए यह दू हृदय का दान उसको, वह इतनी नाजुक है, इतनी पतली है, जब उसको कोई छूता है ये छुई मुई के पौधे की तरह, मतलब जैसे छूते वो इधर उधर गिर जाती है कमज़ोर होने के कारण। वो ये कहती है कि जो भी मुझे छुए मैं उसे अपना दिल दान कर दूंगी। अलसी का पौधा कहता है जो भी मुझे छुए मैं उसे अपना दिल दान कर दूंगी। और सरसों की ने पूछो, और सरसों की ने पूछो, हो गई सबसे सयानी। अब बात आ गई सरसों पर। देखिए पहले चने की विशेषता बताई थी। चने की क्या विशेषता थी? चना छोटा है, चने का पौधा छोटा है, हरे रंग का है और उस पर गुलाबी फूल खिले हुए हैं जिसको गुलाबी साफा बताया गया है और हरे वस्त्र बताए गए हैं। फिर बात आई अलसी की, क्या विशेषताएं थी? अलसी अठीली है, जिद्दी स्वभाव की है, उस पर नीले रंग के फूल खिले हुए हैं, वह कमर से बिल्कुल लचकदार है यानी पतली है, नाजुक है। और वो कहती है यदि कोई मुझे छुए तो मैं पल भर में उसे अपना दिल दान कर दूं। अब बात आती है बेटा सरसों की। सरसों की विशेषता क्या होती है आपको पता है? सरसों का पौधा तना हरे रंग के होते हैं उसके पत्ते, और फूल कैसे होते हैं? पीले रंग के। सरसों के पीले रंग के फूल होते हैं, हरे रंग का तना होता है। सरसों को किसके समान बताया है? चने को तो दूल्हे के समान बताया था कि हरे वस्त्रों पर गुलाबी साफा बांधकर सज धज कर ऐसा खड़ा है जैसे विवाह करने के लिए जा रहा हो। अब सरसों है, चना था यहाँ पुल्लिंग और सरसों है यहाँ स्त्रीलिंग। तो देखिए और सरसों की ने पूछो, हो गई सबसे सयानी। सरसों की तो बात ही मत पूछो, वो तो बहुत ही सयानी हो गई है, यानी यौवन अवस्था में आ गई है, जवान हो गई है। हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी। अब सरसों पर खिले हुए पीले पीले फूल ऐसे लग रहे हैं मानो कन्या के हाथ पीले हल्दी लगा करके विदा करने के लिए हाथ पीले कर दियो। जो पीले फूल हैं वो हल्दी का बताया है कि ऐसा लग रहा है मानो कन्या के हाथों पर पीले रंग की हल्दी लगा करके उसे उसका विवाह करने की तैयारियां चल रही हो। अब लड़की का विवाह कब होता है? तब वो सयानी हो जाती है। ऐसे सरसों पर फूल कब आते हैं? जब सरसों सयानी हो जाती है। तो वही बताया है पीले फूलों का किससे हुआ है? हल्दी से। तो क्या माना है? पीले फूलों को हल्दी के समान माना है। और सरसों का रंग जो हरा है वो दुल्हन के कपड़े बताए हैं। ठीक है, ब्याह मंडप में पधारी पीले हाथ करके, हरे वस्त्र पहनकर और पीले हाथ करके ऐसी लग रही मानो विवाह करने के लिए विवाह मंडप में जा रही हो, पधार रही हो। सरसों कैसे लग रही है? हरे वस्त्र धारण किए हुए, हाथों में गुलाबी पीले रंग की यानी हल्दी से पीले हाथ कर दिए हैं और ऐसा लग रहा है जैसे वह विवाह के लिए विवाह मंडप में जा रही है, यानी उसकी शादी हो रही है। फाग गाता मास फागुन, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। अब फाग का महीना है। फागुन का महीना कब आता है? जब सरसों पर पीले पीले फूल खिलते हैं, जानते हो ना। तो फागुन का महीना जब आता है तो सरसों पर पीले पीले फूल खिल जाते हैं। सरसों फागुन का महीना ऐसा लग रहा है मानो स्वयंवर में विवाह के समय में मंगल गीत गा रहा हो। विवाह के गीत गाने के लिए फागुन चला रहा है। देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है। फागुन का महीना क्या कहता है कि मैं वहाँ देख रहा हूँ, वहाँ स्वयंवर हो रहा है, विवाह हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में, इस सुनसान जंगल में प्रकृति का जो आंचल है वो अनुराग होता प्रेम, प्रेम से हिल रहा है इस सुनसान जंगल में। और फागुन जो है इसके मंगल गीत गा रहा है, यानी विवाह के गीत गा रहा है। दूर व्यापारिक नगर में, नगर से बेटा व्यापारिक नगर, देखिए कुछ लोग नगरों में रहते हैं और कुछ गांव में रहते हैं ना।
नगरों के लोग गांवों के लिए कोई सहायता नहीं देते हैं, नहीं ना, जबकि गांव के लोगों का जीवन अच्छा होता है, वहाँ शुद्ध हवा मिलती है, पवित्र होता है वहाँ का वातावरण, कोई पोल्यूशन नहीं होता किसी तरह का, खुला मैदान होता है, पेड़ पौधे होते हैं। लेकिन गांव शहरों में नगरों में क्या है, व्यापारिक क्षेत्र जगह जगह कम फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, धुएं से भी पोल्यूशन हो रहा है ना, हर तरह से, ध्वनि का भी, वायु का भी, जल का भी, सभी तरह से हो रहा है। तो वही इसने ये बताया है, व्यापारिक क्षेत्र की बात बताई इसने, ग्रामीण और व्यापारिक क्षेत्र। व्यापारिक क्षेत्र होते हैं यहाँ के नगर। तो प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है, दूर व्यापारिक नगर से। इसने कहा प्रकृति में भी आपसी प्रेम है, लेकिन लोग ग्रामीण और नगर के लोगों में आपसी कोई प्रेम की भावना नहीं है, इनसे ज़्यादा तो प्रकृति में प्रेम है। और पैरों के तले है एक पोखर, उसने बताया है पैरों के नीचे एक पोखर है। पोखर होता है बेटा तालाब, जिसमें पानी होता है, समझते हो ना। पैरों के तले है पोखर, किसके पैरों के तले वो आगे बताया जाएगा आपको। उठ रही इसमें लहरियाँ, पानी में लहरें उठती हैं, जब हवा चलती है तो हिलोरे लेता है ना, पानी लेता है, तो ऐसे ही वो पानी जो है हिलोरे लेता है, हिलता डुलता है, तो ऐसे लहरें लेता चला जा रहा है। नील जल में जो उगी है घास भूरी, अब जो वो नीला जल है उसके अंदर नीचे, पानी के नीचे भूरी भूरी घास पैदा हो गई है। पानी में घास पैदा हो जाती है, वो जल जाती है और वो उसका रंग जलने के बाद भूरा हो जाता है। जिस प्रकार अपने यहाँ घास अब हरियाली है, सावन के महीने में पूरा हरा भरा रहता है, लेकिन जब ग्रीष्म ऋतु आती है, कड़क गर्मी आती है, तो हमारी सारी इधर उधर की घास फूस जो है वो जल करके नष्ट हो जाती है, यानी हर चारों तरफ देखते हैं सूखा सूखा भूरा भूरा रंग दिखाई देता है। नील जल में जो उगी है घास भूरी, नीले पानी में जो भूरे रंग की घास पैदा हुई है, ले रही वह भी लहरियाँ, वो पानी के साथ साथ घास भी हिलोरे ले रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चकमकाता। बेटा ये बता है चांदी का एक गोल खंबा किसको बताया है, जिस प्रकार नीले पानी में किसी चीज़ की रिफ्लेक्शन दिखाई देती है ना, कोई खंबा खड़ा है, लाइक ये हमारा सूर्य है, इसको बताया गया है। जब सूर्य की किरण पानी में पड़ती हैं तो इस प्रकार से वो लंबी शेड बनाई दिखाई देती है। नीले पानी के अंदर सूर्य रूपी गोल खंबे की परछाई इस प्रकार से दिखाई दे रही है। वो ऐसा लग रहा है मानो चांदी का बना हुआ हो। क्यों? सूर्य का रंग नीले पानी में पड़ते ही कैसा हो जाता है, सिल्वर कलर का हो जाता है, ठीक है ना, सिल्वर कलर का हो जाता है। इसी को बताया गया है कि एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा है, ऐसा लग रहा है सूर्य की किरणें जब पानी पर पड़ती हैं तो गोल चांदी के खंबे के समान प्रतीत होती हैं। और वो कवि की आंखों में क्या कर रहा है, आंखें उसकी चुंधिया रही हैं, चकमका रही हैं, उस रिफ्लेक्शन में, उस परछाई में कवि की आंखें नहीं खुल पा रही हैं। है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, उस पोखर के किनारे पत्थर पड़े हुए हैं, पोखर के किनारे पत्थर पड़े हुए हैं सदियों से, लंबे समय से, और बेचारे वो पानी में पड़े हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे पत्थर पोखर का पानी, तालाब का पानी पी रहे हों। देखते हैं जब ऐसा लगता है जैसे पानी पी रहे होंगे वो पत्थर, जब पोखर के किनारे, तालाब के किनारे होते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे वो तालाब से पानी पी रहे हैं। प्यास जाने कब बुझेगी, और वो लगातार ऐसे ही दिखाई देते रहते हैं जैसे कि वो बहुत प्यासे हैं और पानी पीते रहते हैं। हम कभी सोचता है कि ना जाने इन पत्थरों की प्यास कब तक बुझेगी। चुप खड़ा है, चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में। अब उसी पोखर के पानी में एक बगुला है जो चुपचाप पानी में अपने पैरों को डुबोए खड़ा है। बगुला जानते हो, पानी में देखा है बगुला, तो चुपचाप पानी में, उसी पानी में एक बगुला है जो वहाँ पानी में अपने टांगों को डुबोए खड़ा है। देखते ही मीन चंचल ध्यान इंद्रा त्यागता है। बेटा वो क्या है, उसका बगुले का ध्यान कहाँ होता है, वो पानी में खड़ा है तो भी उसका ध्यान पानी में रहने वाली उस मछली पर होता है।
टकटकी लगाए उसका ध्यान मछली पर होता है कि कब पानी से मछली बाहर आए और कब वो उस पानी को पकड़े। यानी वो दिखावटी अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन वो सोता नहीं, उसका ध्यान उस पानी की मछली पर होता है। ठीक है। और जब पानी में से मछली बाहर आती है तो उसको पकड़ लेता है। वो किस तरह से खड़ा है, ध्यान निंद्रा त्यागता है। वो अपना इधर उधर से ध्यान और नींद सब कुछ त्यागे हुए, क्योंकि उसे अपने लक्ष्य को पाना है। यहाँ बगुले को का लक्ष्य क्या है, मछली को पकड़ना। वह उस लक्ष्य को पाने के लिए अपना सुख और चैन सभी त्याग देता है। तो बेटा आज तक हम कविता करेंगे यहीं, बाकी कविता हम कल करेंगे। धन्यवाद।